नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल शर्मा। और आज से हम आपके लिए एक नई हिंदी की क्लास लेके आए हैं जो आपके लिए कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हाई कोर्ट एलडीसी, हाई कोर्ट डी ग्रुप, पटवार आदि में आपके लिए बहु उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों, आज हम हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय है। तो हिंदी भाषा क्या है, कहाँ से हिंदी की उत्पत्ति हुई, वो हम आपको बताते हैं। जैसा कि दोस्तों देखिए लिखा हुआ है जा रहे हैं, हिंदी भाषा, हिंदी शब्द पारसी ईरानी भाषा का शब्द है। दोस्तों, इसका मतलब कि ये ईरानी भाषा का शब्द है। दोस्तों, जब सिंधु नदी जैसे सिंधु नदी थी, तो सिंधु नदी के पश्चिमी साइड में ईरानी रहते थे और पूर्वी साइड में आर्य रहते थे। तो ईरानी लोग शे को हे, दे को द उच्चारित करते थे और ते को थे उच्चारित करते थे। तो और फे को पे उच्चारित करते थे। इस कारण फारसी को वो पारसी बोलते थे और सिंधु नदी को वो हिंदू नदी बोलते थे। इसलिए हिंदू और पूर्व की साइड रहने वाले आर्यों को वो हिंदू बोलते थे और इस प्रकार उनकी भाषा को वो हिंदी बोलने लगे और उनके रहने के स्थान को वो हिंदुस्तान बोलने लगे। तो अब जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि हिंदी भाषा का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है या हिंदी शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो आप बताना हिंदी शब्द की उत्पत्ति पारसी या ईरानी भाषा से है। सिंधु नदी के, जैसे कि लिखा हुआ है दोस्तों, सिंधु नदी के पश्चिम भाग में रहने वाले लोग से को है उच्चारित करते थे, दे को दे रूप में बोलते थे तथा दे को दे रूप में बोलते थे। इस प्रकार ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले भारतीय लोगों को हिंदू कहते थे। आर्यों की भाषा हिंदी कहलाई। सिंधु नदी के पूर्व का भाग हिंदुस्तान कहलाया। हिंदुस्तान, जैसे सिंधु से को है बोलते थे, तो इस प्रकार सिंधु प्लस स्थान कहलाया। सिंधु उनका, जैसे सिंधु नदी थी, उसको वो हिंदू नदी कहते थे। और हिंदू से बना हिंदू बड़ा वाला ऊ, जैसे हिंदू किसी वर्ग विशेष के लिए कहा गया है। जैसे हम हैं आर्यों को हिंदू कहा गया। हिंदू से उनकी भाषा हिंदी बनी और हिंदू से हिंदुस्तान बना। तो दोस्तों, आगे हम उसके इतिहास के बारे में जानते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। जैसे पहला नंबर है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रही। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रही, 1000 ईस्वी तक रही, माफ़ कीजिएगा, 1000 ईस्वी तक। ईसा पूर्व घटते रहते हैं और ईस्वी बढ़ती रहती है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक चल रही है। तो दोस्तों, अब देखते हैं हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, सबसे पहले संस्कृत आई। संस्कृत के बाद में पाली के बाद में प्राकृत के बाद में अपभ्रंश कहते हैं भाई उबड़ खाबड़ जगह को। इसी प्रकार ये अपभ्रंश रूप में आई। अपभ्रंश का पार्ट है शौर सेनी से हिंदी की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, जैसे संस्कृत के 2 भाग माने गए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद और उपनिषद लिखे गए हैं। वैदिक संस्कृत का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। और लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत लौकिक संस्कृत में लिखी गई है। लौकिक संस्कृत का अर्थ होता है एक तरह से, मतलब पहले बोली जाती, जैसे अब हिंदी बोलते हैं हम, उस प्रकार पहले संस्कृत बोली जाती थी, तो वो लौकिक संस्कृत कहलाई, मतलब आम बोलचाल की भाषा। 1000 ईस्वी इसका काल 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व रहा। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथ।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। 500 ईस्वी पूर्व एक से 1 ईसा पूर्व 1 ईस्वी तक पाली का काल रहा और प्राकृत का काल 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा। अपभ्रंश या शौरसेनी का काल 500 ईस्वी से हजार ईस्वी तक रहा और हिंदी 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक अभी चल रही है और हिंदी का मानक समय 1100 ईस्वी माना गया है। तो दोस्तों आगे देखिए, अब हम देखते हैं भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा भास धातु, एक संस्कृत की शब्द है, भास धातु है। भास का अर्थ होता है प्रकट करना। दोस्तों मनुष्य, जैसे एक मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मनुष्य अपने विचार या अपने मतलब मन के जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उनको प्रकट करने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार भाषा का उपयोग मनुष्य अपने मन के विचारों को उत्पन्न या प्रकट करने के लिए प्रयोग करता है। जिस प्रकार यहाँ लिखा हुआ है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। जैसे हम विशेष रूप से क्या है कि इसमें अब आपको एक ये विशेष 2 बातें याद रखनी है। हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर और राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों इससे आगे हम देखते हैं संविधान में इसका उल्लेख। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी के राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख किया गया है। और दोस्तों वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। हालांकि दोस्तों जब 8 अनुसूचियाँ थी तो 8वीं अनुसूची में हिंदी का और बाकी भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो वर्तमान समय में 12 अनुसूची और 22 भाषाओं में हिंदी का भी स्थान है, लेकिन हिंदी को कहीं भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, मतलब राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान नहीं दिया। दोस्तों हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है, तो बल्कि राजभाषा के रूप में उल्लेख किया गया है, ये नीचे लिखा हुआ है। दोस्तों अब देखते हैं व्याकरण। आज हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, कल से हम अगला टॉपिक वर्ण विचार स्टार्ट करेंगे। दोस्तों व्याकरण शब्द वी प्लस आ प्लस करण से बना है। व्याकरण का अर्थ होता है भली भांति समझना। मतलब व्याकरण का इस कारण उपयोग किया गया कि हमें व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, मतलब शुद्ध लिखने के लिए और शुद्ध प्रयोग का माध्यम होता है, मतलब शुद्ध प्रयोग करने का। तो दोस्तों व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम इसका। जैसे दोस्तों वर्ण विचार हम कल देखेंगे, आज आप इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। अगर क्वेश्चन परीक्षा में आपके ये क्वेश्चन आ जाए तो वर्ण लिखना। लिखित रूप में भी वर्ण ही होती है सबसे छोटी इकाई। अगर ये पूछ लिया जाए कि मौखिक रूप में क्या होगी तो आपको ध्वनि आंसर देना है। और अर्थ के आधार पर अगर पूछ लिया जाए तो शब्द होता है, और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछ लिया जाए तो वाक्य। तो दोस्तों देखिए कैसे होता है, ये सब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्ण को हम जैसे के को हम ऐसे लिखेंगे हलंत लगा के, इसके टुकड़े थोड़ी होते हैं, टुकड़े नहीं होते ना। इसी प्रकार अब हम इसके लिखने पर भी टुकड़े नहीं कर सकते, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई भी ये हो गई। लिखित रूप में भी भाषा की सबसे छोटी इकाई ये हो गई। अब देखिए दोस्तों, मौखिक रूप में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, जैसे बोलने के रूप में ध्वनि ही सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे हम लिखते हैं ओम, सब भाई के अंदर इतना समय नहीं लग रहा था, लेकिन ओम बोलने में समय लग रहा है, लेकिन ये वही हो गई कि भाई ध्वनि में कम समय लग रहा है। तो ये जैसे हमने ओम लिखा तो ये ध्वनि है, तो ओम बोलने में कितना समय, जितना के बोलने में लगा, वही उसी प्रकार से ये बोलने में ये इसको भी हम मान सकते हैं। अगर आपके परीक्षा में ये सवाल आए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण लिखना है। अगर पूछ ले लिखित रूप में तो भी वर्ण है,
मौखिक रूप में पूछ ले तो ध्वनि। जैसे अर्थ के आधार पर, और अर्थ के आधार पर शब्द इसलिए हुआ, जैसे हमने लिखा कमल, कमल लिखा तो हमें पता है कि भाई कमल, कमल का अर्थ निकलता है, किसी का नाम भी हो सकता है, किसी का जैसे कमल का फूल भी हो सकता है। उसी प्रकार अब ये अर्थ के आधार, अब भावार्थ के आधार पर हम कमल का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कमल से भाव तो कोई उत्पन्न होता नहीं है। भाई हम किसी वाक्य को देख के ही बता सकते हैं। जैसे यहाँ बोला गया है कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य, तो वाक्य के आधार पर ही दिया गया है कि कमल को हम जैसे किसी भी शब्द का हम भाव निकाल सकते। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, तो कमल कीचड़ में खिलता है तो वहाँ उसका भाव है कि कमल एक फूल के रूप में हम उसको व्यक्त कर रहे हैं, उसका भाव। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको आगे भी ये ऐसे और वीडियो चाहिए हिंदी भाषा के, तो मैं ये रेगुलर क्लास चलाने वाला हूँ। अगर आप इसमें अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं ज़रूर आगे इसके और वीडियोस बनाऊँगा। धन्यवाद।